दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोवा टॉक्स में। दोस्तों, हाल ही में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने आयकर से संबंधित कई प्रावधान किए हैं। क्या कुछ असर डालेगा एक आम आदमी पर, एक आम आयकर दाता पर? और साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस सेक्टर में क्या विकल्प हो सकते हैं निवेश के, सुरक्षित निवेश के। और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ रायगढ़ के बेहद जाने माने इनकम टैक्स एडवोकेट श्री विशाल सारस्वत। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विशाल जी को 25 सालों का अनुभव है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उन्हें, और साथ ही साथ इनका पूरा परिवार जो है वो इसी फील्ड में है। और इनके पिताजी को भी 50 साल हो गए इस फील्ड में रहते हुए। अब इनकी जो बेटी है आने वाली पीढ़ी में, वो भी इसी फील्ड में आ रही है। हाल ही में बजट पेश किया गया, और एक आम आदमी जब भी बजट पेश किया जाता है तो एक उम्मीद होती है कि हमारे जेब पर क्या असर डालेगा और हमारी आर्थिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो विशाल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक आयकर दाता के लिए जो भी प्रोविजन किए गए हैं, इनकम टैक्स में जो भी छूट दी है, राहत दी है, जो इसके प्रारूप में, इसके फॉर्मेट में जो भी चेंजेस किए गए हैं, वो क्या है, और एक मध्यम वर्गीय आयकर दाता के जीवन में ये कितना कुछ असर डालेगा? धन्यवाद गोपा जी। इस बार जो बजट आया है 2025 का, नो डाउट ये हिस्टोरिकल बजट है। अच्छा। क्योंकि जो बजट की उम्मीद हम इस बीजेपी गवर्नमेंट से 2004 से कर रहे थे, 2014 से हम लोग कर रहे थे, ये आज 11 सालों बाद आज जाके ये बजट आया है, जो जिसे आप कह सकते हैं कि आप मध्यम वर्ग का बजट है, या मध्यम वर्ग के लिए आप कह सकते हैं कि उनके अच्छे दिन आयकर के मामलों में तो आ गए कम से कम। अच्छा। इससे पहले कई सालों में आप देखेंगे तो नहीं के बराबर चेंजेस होते थे, लेकिन इस साल जो उन्होंने 12 लाख की छूट दी है, आप 12 लाख की छूट को आप देखेंगे तो लाख रुपए महीना की इनकम होती है। और ये यदि आप देखेंगे तो इंडिया में प्रति व्यक्ति आय जो है वो $2,500 के आसपास है। लेकिन अगर आप इस लाख रुपए महीने की इनकम को आप देखते हैं तो ये लगभग $14,500 के आसपास होती है। तो आम आदमी की जो आय है उसका 4 से 5 गुना ज्यादा की छूट आप इंडिया गवर्नमेंट आज दे रही है, जो शायद विश्व के बहुत सारे नहीं के बराबर देशों में इतनी छूट मिल रही है। तो ये नो डाउट मध्यम वर्ग के हिसाब से मतलब ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि पहली बार मध्यम वर्ग को उसको जो उसका रिवार्ड मिला, आप ये कह सकते हैं। इससे पहले तो आपको मालूम है कि अमीर वर्ग टैक्स देता था, जो उसका पूरा बेनिफिट होता था वो लोअर क्लास को मिलता था। मिडिल क्लास हमेशा से ठगाता आया था, लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ है। जहाँ तक टैक्स में बेनिफिट की बात है तो हर व्यक्ति है उसको आप मान के चलिए कि उसको जीएसटी और बाकी उसमें कवर कर लेंगे। विशाल जी, एक आम आदमी अपने आप को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करता है जब वो हर चीज के लिए टैक्स देता है। मान लीजिए एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर जब गाड़ी खरीदने पहुंचता है, कार लेने पहुंचता है, तो वो कार के लिए टैक्स देता है, उसमें जीएसटी करता है। उसके बाद जब उसको रोड टैक्स भी देना पड़ता है, उसको टोल टैक्स देना पड़ता है, पेट्रोल भराने जाता है तो वहां उसे टैक्स, मतलब टैक्स की मार, मतलब एक आम आदमी बिल्कुल परेशान है। पुराने समय में अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी माँ दादी के समय वो घर में पैसा रखती थी, पोटली में रखती थी, और उसके बाद एक समय आया कि लोग किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस और बैंक और एफडी, इन तमाम चीजों पे इन्वेस्ट करती थी। आज का समय बहुत बदल गया है। तो आप इस बजट आने के बाद क्या कुछ महसूस करते हैं कि किन सुरक्षित विकल्पों की ओर हम जाएं जिससे हमें एक सुरक्षित रूप से हमें जो उसका गेन प्राप्त हो? किन किन सेक्टर्स में एक आम इंसान को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कब शुरू करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो अगर आप शुरू करने की बात कहेंगे, मैं तो कहूँगा जब बच्चा पैदा होता है तब से इन्वेस्टमेंट उसके पेरेंट्स को करना चालू कर देना चाहिए। और ये हमारी कहीं ना कहीं आपका इंडियन मेंटलिटी रही भी है कि हम शुरू से ही एक गुल्लक रखते हैं, उसमें पैसा कॉइन्स डालते हैं, और वो मेंटलिटी हमारी है ही। इसी को हम आरडी में, जब बच्चे रहते हैं तो हम आरडी में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उसको एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे फोर्थ फादर ने हमको यही सिखाया है कि इन्वेस्टमेंट करते रहो। देखिए, लेकिन ये जो एफडी वाला कल्चर है ये पहले जमाने में अच्छा था, जब आपको याद होगा जब 12% तक इसमें इंटरेस्ट मिला करता था। आज की डेट में एफडी में केवल 6% इंटरेस्ट मिलता है। सपोज कीजिए आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपके हाथ पे ये जो 6% का इंटरेस्ट है, ये 6% भी नहीं रह जाता, ये 4.5% के आसपास आ जाता है। क्योंकि 1.5% का इनकम टैक्स तो आपको खाली वो
एफडी के टैक्स पे भी लग जा रहा है। वो चीज को आम आदमी कैलकुलेट नहीं कर पाता है। वो देखता है कि 6% मिल रहा है, ये सेफ है, ठीक है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, ये सेफ है, सेफ्टी के हिसाब से ठीक है। लेकिन हम सबको समय के अनुसार चलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। तो समय के साथ चलना है तो आपको इन्वेस्टमेंट अपने की जो सोच है, वो हमारी सोच है वो ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स थॉट हमारे नहीं होने चाहिए, हमको मॉडर्न थॉट के साथ चलना चाहिए। और आज की डेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बेस्ट आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो टैक्स बेनिफिट्स पे भी कर रहे हैं और अलग अलग जो मोड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरे प्रोग्राम में इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे जो निश्चित रूप से एक सुरक्षित भविष्य की ओर आपको लेके जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल भी अगर उठ रहा है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए। जैसे अपन म्यूचुअल फंड पे बात कर रहे थे, मैं म्यूचुअल फंड से ही आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड होता क्या है? देखिए, हमने हर जगह टीवी में ऐड देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है जी, और वाकई में ये सही है। सही क्यों है? क्योंकि देखिए क्या होता है, अब आप ये जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड का पैसा आप सबको मालूम है कि पैसा शेयर मार्केट में लगता है। अब शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि देखिए, जैसे आप पर्टिकुलर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस कंपनी का अगर रिजल्ट अच्छा आया तो आपके शेयर्स के रेट बढ़ेंगे, आपको फायदा होगा। रिजल्ट खराब आया तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। ये तो दुनियादारी हम सब समझते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि कब किस सेक्टर का सप्लाई बढ़ेगा, कब किसकी डिमांड ज़्यादा आएगी, उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। हाँ, आपको मेरे को समझ उस चीज़ की नहीं रहती, एक आम आदमी को नहीं रहती। म्यूचुअल, जैसे भाई आप जर्नलिज्म के आप इसके मास्टर हैं, हम टैक्सेशन इतने सालों से दिया है तो हम इसके बारे में जानते हैं, तो हमने अपना जीवन दिया है इस फील्ड में। ऐसे ही म्यूचुअल फंड क्या है, आपका जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनको ये मालूम है कि कब किस सेक्टर में डिमांड आनी है, कब किस सेक्टर में डिमांड घटनी है, तो वो उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट का जो रहता है शेयर्स का पोर्टफोलियो वो अपना उसके हिसाब से बनाते हैं कि किस सेक्टर में उनको कितना % इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उसके हिसाब से फंड मैनेजर्स होते हैं जिनकी काफी एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी सैलरी काफी हाई होती है। आप इस समय में एक घटना से आप समझिए इस चीज को। देखिए, जैसे कोविड आया था, कोविड में हम सबको मालूम था कि प्रॉब्लम बढ़ेगी, मेडिकल सेक्टर बूम करेगा, ये एक लेमैन को भी ये बात मालूम थी। लेकिन क्या उसको हम कॉमर्शियली यूटिलाइज कर पाए? नहीं कर पाए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो आपका फार्मा सेक्टर था कोविड पीरियड में, उसने एक साल में 100% ऊपर रिटर्न दिया है। एक साल में 100%। वही ये 100% कौन है? जो एफडी आपका 10 साल में डबल होती है, वो पैसा उसने म्यूचुअल फंड ने एक साल में डबल करके दिया। ये आप मतलब ये सोच हमको देखिए कि हमको क्या करना है, हमको एक सही बंदे को पैसा देना, भाई हमारा पैसा, आप इसको मैनेज करिए। तो आपने हमारा काम सिर्फ सही आदमी तक पहुंचने का है, बाकी उसका काम है कि वो पैसे को कैसे लगाएगा। तो उनको वही बताया ना, जैसे उनको मालूम है डिमांड बढ़ने वाली, उन्होंने उस सेक्टर में पैसा लगा दिया, आपका हमारा पैसा एक साल में डबल हुआ जी। लेकिन हम वैसा सोच नहीं रख पाते जी कि किस कंपनी में लगाए, किस सेक्टर में लगाए। और ये भी देखिए क्या होता है, म्यूचुअल ये जो पैसा रहता है ये शेयर मार्केट में जाता है, तो शेयर मार्केट वो जो कंपनी, फार्मा कंपनी है, जो भी कंपनी जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी 24 घंटे चलती है। बिल्कुल। आप और मैं क्या करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, ठीक है। 16 घंटे हम काम नहीं करते, 8 घंटा काम करते हैं। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, ये 8 घंटे की 3-3 शिफ्ट में 24 घंटे चलती है। तो आप और मैं जब सो रहे हैं तब भी हमारा पैसा काम कर रहा है। तो ये उससे हमारे पैसे की ग्रोथ जो है काफी बढ़ जाती है कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। और फिर हमको क्या करना है, हमने उस सही बंदे को, फंड मैनेजर को पैसा दे दिया, हमको क्या करना है, उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस देखना चाहिए, 3 सालों का, 5 सालों का कैसा था, मार्केट जब बूम कर रहा था तो उसका इन्वेस्टमेंट कैसा था, फंड मार्केट जब क्राइसिस में था तब उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा था। तो ये आपका वो जो इनका जो रिटर्न रहता है म्यूचुअल फंड का, जनरल आप समझ लीजिए 12 से 15% रिटर्न ये जनरली दे ही देते हैं। अच्छा, अच्छे फंड रहते हैं वो एक साल में 25, 30, 50, 40 तक, मैंने आपको बताया 100% तक का भी रिटर्न आपका आता है। तो आप ऐसे सेक्टरों में पैसा लगाइए ना। मान लीजिए हो सकता है अभी कुछ समय खराब है, जैसे अभी मान लीजिए पिछले 6 महीनों से मार्केट डाउन है, लेकिन जब मार्केट बूम करेगा तो आपका ये पैसा आपका उस समय उससे भी फास्ट बढ़ेगा। शेयर में आप क्या कहते हैं? शेयर में ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है, और म्यूचुअल फंड जो है कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये भी शेयर से ही रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड वाला जो मामला है, एक एसआईपी की बात हम बहुत सुनते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एसआईपी, देखिए एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम जो आरडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, बैंक में 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए महीना, 10,000 रुपए मंथली जो हम जमा करते हैं, उसको हम
आरडी करते हैं, आरडी कहते हैं जो लोकल में हम करते हैं, इसी को जब हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसको एसआईपी कहते हैं। तो हर महीने हमारा पैसा एक फिक्स अमाउंट पर्टिकुलर एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और वो पैसा उस फंड में इन्वेस्ट हो जाता है और वो फंड फिर उस पैसे को आपका किसी शेयर मार्केट्स में आपका इन्वेस्ट करता है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, आपके जो पैसा है आपसे जो आ रहा है उसको वो 25 कंपनियों में एक साथ लगाते हैं। 25 में भी फिर उनका क्वार्टरली रिव्यू करते हैं कि भाई किन कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा है। मान लीजिए 5 का अच्छा नहीं आ रहा है तो उन 5 को हटा के दूसरे 5 को लगा देंगे। तो वो प्रॉपर वे में उसको एग्जामिन करते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं किस सेक्टर में पैसा जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए। और वो एक आप मतलब आपने जैसे बताया जैसे कि हम शेयर्स लेते हैं तो हम पर्टिकुलर एक कंपनी में पैसा लगाए तो हमारा रिस्क पूरा उस पर डिपेंड होगा। यहाँ पर हमारा पैसा 25 जगह फैल गया तो हमारा जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रिस्क हमारा जो है वो बहुत मिनिमाइज हो गया। और कब किस सेक्टर में पैसा बढ़ाना है, कब किस सेक्टर में कम करना है वो आपस में डिसाइड करते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे ही शेयर मार्केट बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा आपके मतलब आपकी शेयर मार्केट अगर डाउन भी अगर आपका होता है तो आपके यूनिट्स जो होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छी बात की आपने कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में जब मार्केट डाउन रहता है तब भी फायदा होता है। फायदा यही है कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे। आपके सस्ते में आपको आप समझ लीजिए सपोज की ये पेंसिल 100 रुपए की है और ये पेंसिल 80 रुपए की हो गई तो आपको एक से ज्यादा हिस्से मिलेंगे आपको। तो वैसे ही आपको ज्यादा मिलेंगे, कल को जब इसका रेट 100 से ऊपर आएगा तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो ये आप मतलब आपका रेट्स कम हो, मार्केट अच्छा हो चाहे बुरा हो, एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट होता है ये बेस्ट रहता है, ये करना ही चाहिए। और जहां आपका मार्केट डाउन रहता है वहां पर आपको लमसम पैसा डालने का वहां आपको ऑप्शन रखना चाहिए। ये आपका एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको आप मतलब टॉप अप कर सकते हैं, वो करना चाहिए, अदरवाइज तो एसआईपी बेस्ट है। अब ये बताइए कि यहाँ से जो हमको लाभ मिलता है, जो कैपिटल गेन होता है, उस पर भी टैक्स क्या लगता है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं? देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए आप मैं इसको फिर वही एफडी से कंपेयर करूंगा जी। अगर आपकी 15 लाख से ऊपर पिछले सालों में 15 से ऊपर इनकम थी आपको 30% टैक्स लग जाता था। अभी तो बजट में खैर काफी हिस्टोरिकल चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन यही पैसे को आप सपोज कीजिए आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं जो एफडी के पैसे को जी, वहां तो आपको देखिए क्या हो रहा है, आपको हाथ में 4, 4.5, 5% ही आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको जो हाथ में आ रहा है वो 10, 12, 15, 20, 25% आ रहा है। तो ये जो आ रहा है प्लस इसको इस पैसे को अगर आप 1 साल से ऊपर होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें टैक्स आता है वो केवल आपका 12.5% आपकी डेट में इसमें टैक्स है आपका जी। तो ये जो टैक्स आ रहा है आपका 12.5%, इसमें भी आपका 1.25 लाख रुपए की छूट है। मतलब पहले सपोज कीजिए आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आपका इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 5 की जगह आपका 1 साल में बढ़ के 6 लाख हो गया, 20% का आपको ग्रोथ मिल गया तो 6 लाख हो गया। आप इस 1 लाख रुपए को अगर आप रिडीम करते हैं, सेल कर देते हैं तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये एक बहुत स्मार्ट प्लानिंग है कि आप हर साल 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट को रिडीम करते जाइए, सेल करते जाइए। इससे क्या होगा, मान लीजिए सपोज कि अगले 10 सालों में आपने 10 लाख रुपए कमाने हैं तो आप हर साल 1-1 लाख रुपए को रिडीम करते जाइए, आपका अगले 10 सालों में 1 रुपए भी टैक्स नहीं आएगा। क्या बात, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा देखिए आप एफडी से फिर कंपेयर करें, एफडी में टैक्स आपको एक्यूर्ड इंटरेस्ट पे लगता है। मतलब जब आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया मार्च एंडिंग में तभी आपको टैक्स उस समय आपको देना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप उसको रिडीम करेंगे, आप सपोज कीजिए आप मान लीजिए आप 10 साल बाद या आपने 10 साल बाद रिडीम कर रहे हैं तो आपको 10वें साल टैक्स लग रहा है, तो शुरू के 9 साल तो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, तो वो जो 9 साल अगर आप एफडी करते हैं उस पर जो टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स के ऊपर भी आप ब्याज कमाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, इसमें आपका टैक्स नहीं लग रहा है। जितने साल भी आप सपोज कीजिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपका बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहा है, मकान के लिए कर रहा है, बच्चों की शादी ब्याह के लिए कर रहा है, तो अगर जितना लॉन्ग टर्म गोल रहेगा तो उतने सालों तक आपका टैक्स भी बचता है। तो टैक्स आपका बढ़ता, इनकम बढ़ती रहेगी लेकिन टैक्स आपका फिर भी नहीं रहेगा। लेकिन एफडी में ऐसा नहीं है, एफडी में आपको टैक्स लगाना, आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अभी मैं इसमें हाल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये आया था कि पिछले 5 सालों में समथिंग 65% समथिंग एफडी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है बैंकों में। अच्छा, 5 सालों में। अच्छा, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 150% बढ़ा है पब्लिक का पैसा। तो लोग आज की डेट में पैसा म्यूचुअल आपका बैंकों में रखना ही नहीं चाह रहे हैं, क्यों? उनको मालूम है कि यहाँ 5% मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत 5% मिल रहा है यहाँ पर मुझे, और वहाँ पर मुझे 12, 13, 15, 20, 25 जो भी आ रहा है वो लास्ट ईयर तक आप बिलीव नहीं करेंगे, साल 2 साल पहले तक 50-60% भी ब्याज आया है। अच्छा भी इंटरेस्ट मिला है। जी जी, तो ये आपने बहुत ही एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपने बताया। देखिए इसमें एक शेयर्स वाले में एक पॉइंट और छूट गया था मुझे, इसमें एक आजकल एक कल्चर हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन का। अच्छा, जिसमें आपको मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉक का रेट है तो आपको 1 रुपए में मिल जाता है, समझ लीजिए ऑप्शन में।
तो आपकी 1 रुपए की लागत में आप उसको खरीद लेते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की है। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि इस चीज़ से जितना दूर रह सकते हैं आप उतना दूर रहें फ्यूचर एंड ऑप्शन से। इसमें मतलब किसी को हमने मतलब अर्निंग करते हुए नहीं देखा है। तो ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही जरूरी निर्देश है और एक रिक्वेस्ट भी है कि जैसे कि विशाल जी ने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बिल्कुल ना जाएं, इससे आप बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित करेंगे, क्यों है ना? क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि हमको स्विमिंग नहीं आती है और हम तालाब में सी में नदी उतर में गिर गए, गए, सी में उतर गए, बिल्कुल समंदर में वैसा वैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पहले या तो प्रॉपर इन्वेस्टिंग सीखिए, आप पूरा साल 2 साल 3 साल 5 साल दीजिए, जी जी, उसके बाद आप धीरे धीरे करके भले इसमें आइए, तो वो अच्छा, वो सही थॉट है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट करना, ये जो आज की डेट में चल रहा है काफी, इससे दूर रहिए। और कुछ सावधानी आप बता सकते हैं शेयर मार्केट और इन सब चीजों पे, जैसे आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करी। बाकी तो देखिए, आप शेयर्स में आप खुद इन्वेस्टमेंट का एक तो प्लान कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिंग के लिए आप धीरे धीरे या उनके जो मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें, शेयर्स में आप इन्वेस्टिंग करिए, ट्रेडिंग नहीं करिए। अच्छा, आईपीओस पर भी कई बार लोग लगाते हैं, आईपीओस पर लगाने के पहले किन सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है? आईपीओस में भी देखिए वही होता है कि आप नई कंपनी है, आपको आइडिया नहीं रहता है, मगर कुछ अच्छी कंपनियों के जब ऑफर आते हैं तो नो डाउट उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोएस्ट रेट पे आपको मिलते हैं। और उसमें दिक्कत यही होती है कि एक तो काफ़ी कम अलॉटमेंट होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें अलॉटमेंट हो जाते हैं आपका कि दूसरा क्या, कंपनीज पे भी ध्यान रखना जरूरी है। कंपनीज का देखिए आपको बैलेंस शीट देखना रहता है, सर्वे और थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है, बहुत जरूरी या है, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना। आप हम इतना झमेला क्यों पाले, हम सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में लगाए, वो म्यूचुअल फंड का जो एक्सपर्ट है हमारा वो सारा टेंशन देखेगा, हम क्यों सारा टेंशन। सही बात है, ये बहुत सही बात आपकी कि लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इसके बाद जो कैपिटल गेन है उस पर क्या टैक्सेशन के तरीके हैं? देखिए, रियल एस्टेट भी नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन है, और रियल एस्टेट में मगर एक देखिए म्यूचुअल फंड में देखिए एक फायदा क्या होता है कि आपको जितना रिक्वायरमेंट, सपोज कीजिए आपको 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो आप 5 लाख के म्यूचुअल फंड रिडीम कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कल को 5 लाख की रिक्वायरमेंट आ रही है, आपका पास एक प्लॉट है, आप उसको एक कॉर्नर तोड़ के नहीं बेच सकते, तो आपको तो पूरा ही बेचना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट में ये एक नुकसान है कि हमको अगर से कल को कोई इमरजेंसी आ जाती है, हमको पूरा सेल करना पड़ता है, हम पार्टली नहीं कर सकते, है ना। बाकी रियल एस्टेट में जो ग्रोथ आती है, नो डाउट बहुत अच्छी ग्रोथ आती है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और लेकिन इसमें भी देखिए टैक्सेशन में आपका इन्वेस्टमेंट करते समय हमको एक तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कई लोग क्या करते हैं, कैश में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, वो उस चीज से 100% लोगों को बचना चाहिए। सपोज कीजिए आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और मैंने आपको कैश में वो प्रॉपर्टी, कुछ पेमेंट कैश में कर दिया, कुछ बैंक में कर दिया, तो वो जो कैश में मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ आपको, वो आपको डायरेक्ट आपको पेनल्टी लगेगी। सपोज कीजिए मैंने आपको 10 लाख रुपए का कैश पेमेंट किया और 30 लाख का मैंने कोई प्रॉपर्टी आपसे लिया, 20 का मैंने आपको चेक पेमेंट कर दिया, तो ये जो 10 लाख आपको मैंने दिया, 10 लाख आपका डायरेक्ट पेनल्टी है 269 SS सेक्शन में। अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं कि ये 10 लाख आपका इनकम होगा, इस पे 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो 3 लाख टैक्स आएगा। अच्छा, सीधा 10 लाख का टैक्स पेनल्टी है सीधी। कैश को हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन के बाद से काफी स्ट्रिक्टली इसमें वॉच किया जा रहा है, तो इससे हमको बच के रहना चाहिए, कैश ट्रांजेक्शन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अक्सर लोग करते हैं कि जमीन की जब रजिस्ट्री करते हैं तो लोएस्ट रेट में रजिस्ट्री होती है, और जो पैसा उन्हें शो करना होता है व्हाइट में, उसे वो चेक में लेते हैं और बाकी वो जो है वो कैश में देते हैं। तो आपका ये कहना है कि कैश में नहीं लेना चाहिए, इससे दिक्कत हो सकती है? नहीं, मैं ऑन पेपर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑन पेपर। जैसे सपोज कि मैं 30 का मैं बोल रहा हूँ, ऑन पेपर डील है आपकी, गवर्नमेंट सर्कल रेट की डील है, तो उस 30 में भी मैं बोल रहा हूँ कई लोग कैश में कर देते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो कैश में ऑन पेपर नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो अनऑफिशियली करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। कैश में अगर कुल मिला के आपको अवॉइड ही करना चाहिए, और ना ही ये कैश अमाउंट को आपको बैंक के अपने सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करना चाहिए। सपोज कीजिए आपको 10 लाख ऊपर का कोई कैश मिल जाता है, मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, इन जनरल कहीं से भी आपको मिल जाता है, तो आपको डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट से बचना चाहिए। अच्छा। कल क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन बैंक से इनकम टैक्स ऑफिस को जाती है, कल को फिर वहां से इंक्वायरी आने का चांस रहता है कि पैसा कहाँ से आया। जी। सपोज कीजिए आप कोई आपने 30 लाख जमा कर दिया, मान लीजिए कैश डिपॉजिट,
या किसी को मिला है, मान लीजिए उसने कैश अनअकाउंटेड कैश मिला, उसने बैंक में सेविंग में जमा कर दिया। अब एक तरफ आपका बैंक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है कि आपने प्रॉपर्टी सेल की है, दूसरी साइड आपका बैंक शो कर रहा है कि आपने इतना हैवी कैश डिपॉजिट किया है, इससे पहले आपने कभी इतना कैश डिपॉजिट किया नहीं, तो वो आप खुद ही हिंट दे रहे हैं कि नहीं भाई मैंने जो प्रॉपर्टी सेल की उसी का अनअकाउंटेड में। तो कैश को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, मतलब सेविंग में नहीं जमा करना चाहिए, चाहे रियल एस्टेट का हो चाहे नहीं हो, मतलब जितना मिनिमम हो या जितना आपका बैलेंस शीट बताता है कि भाई मेरे पास इतना कैश है, उतना ही कैश जमा करना चाहिए, उससे ऊपर अनअकाउंटेड मनी को बिल्कुल नहीं करना। विशाल जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या गिफ्ट्स पे भी टैक्स लगता है? गिफ्ट्स में रिलेटिव्स पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर आप रिलेटिव्स को देते हैं, रिलेटिव मीन्स आप समझ लीजिए आपकी ओन फैमिली हो गई, आपका मैटरनल साइड हो गया, पैटर्नल साइड हो गया, इन लॉज वगैरह आ गए, आप ये समझ लीजिए जनरल आपका ब्लड रिलेशन है, 3 जनरेशन आपकी कवर हो जाती है, उनको आप देते हैं, तो आपको जो रिसीव करता है, देखिए गिफ्ट टैक्स उसको, गिफ्ट पे जो टैक्स लगेगा वो उसको लगेगा, रिसीवर को लगेगा। सपोज कि आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया, तो वो पैसा मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मेरे लिए इनकम हुई, तो पहला चीज आपको टैक्स नहीं लगता, जो डोनर को टैक्स नहीं लगता, डोनी को लगता है, रिसीवर को लग रहा है। अब मैंने रिसीव किया तो मुझे आपका वो 50 से ऊपर का अमाउंट है, तो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है। अच्छा, आप आपने किसी अपने रिलेटिव को दिया, तो वो आपका रिलेटिव है, तो उसको टैक्स नहीं लगेगा भले आप कितने अमाउंट, लेकिन उस जो डोनेटेड अमाउंट है, उससे यदि उस व्यक्ति आपके रिलेटिव ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे उसको यदि कोई अर्निंग हो रही है, मान लीजिए आपने उसको कैश दे दिया, उसने उसको एफडी कर दिया, उस एफडी से जो ब्याज मिलेगा वो उस आपके रिलेटिव की इनकम ना होकर आपकी इनकम मानी जाएगी। अच्छा, तो ये भी इसमें प्रोविजन है। जी। बाकी रिलेटिव्स को आप पैसा दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉन रिलेटिव को नहीं दे सकते आप। जी। वो रिसीवर के हाथों में टैक्सेबल है। विशाल जी कहते हैं कि सोना कितना सोना है, लोग इसके पहले भी सोने पे बहुत इंटरेस्ट रखते थे और सोने का क्रेज कभी कम नहीं होगा, है ना? तो क्या कहते हैं आप, सोने पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या देता है इसे, क्या वाकई ये हमें देता है गेन? नहीं, बिल्कुल सोना भी ये मतलब अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट है, देखिए। अच्छा। और ये हमेशा इमरजेंसी में भी देखिए, आप देखेंगे इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आपको इसमें काम आता है, आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट को सेल कर सकते हैं, और एक रेगुलर ग्रोथ तो इसमें शुरू से होती ही है, मतलब तो ये नो डाउट आपका जो इन्वेस्टमेंट के विकल्प है उसमें जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर्स के अलावा आपका एफडी, ट्रेडिशनल में हम जाएँ तो एफडी, आरडी, इसके अलावा गोल्ड भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें भी आपको प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरा सलाह है कि हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में थोड़ा करते रहना चाहिए। तो आजकल तो गोल्ड भी जो है वो ऑनलाइन हम डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं, अगर हम मटेरियल फॉर्म में नहीं, फिजिकल फॉर्म में नहीं लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को और क्या जानकारी देना चाहते हैं, किन चीजों पे अलर्ट करना चाहते हैं? रियल एस्टेट में हमारे पास देखिए, हम लोग जो केसेस को फेस करते हैं, जो क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो एक सर्कल, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी है सपोज कीजिए, उसका एक सर्कल रेट होता है, सरकारी रेट होता है। सपोज कीजिए इस कोई प्रॉपर्टी का रेट है, प्लॉट का रेट 40 लाख है, और आप उसका जो लिखा पढ़ी कर देते हैं मान लीजिए 22 लाख में, कि आपको 22 लाख रुपए में लिखा पड़ी आपने कर दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी का रेट, सर्कल का रेट 40 लाख है। अभी देखिए जो 18 लाख का डिफरेंस आ रहा है, आप सपोज कीजिए उस प्रॉपर्टी के सेलर आप हैं, तो आपको जो टैक्स लगेगा, आप बोलेंगे आपको तो 22 लाख ही मिला, चेक से मिला है, कैश भी नहीं लिया आपने, लेकिन आपको टैक्स जो लगेगा वो 40 पे लगेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि सरकारी रेट उसका 40 लाख। मतलब कम दाम पे, हाँ, जिसकी जितनी कीमत है जो उसी पे सरकारी रेट है, आप उसको थंब रूल मान लीजिए कि जो सरकारी रेट है मेरे को परचेस ऐसे इसी पे करना है। आपको सेलर होने के नाते आपको 40 पे टैक्स देना पड़ेगा। सब उसकी जो प्रॉपर्टी आपने 5 लाख में ली थी, सब उसको आप 40 में सेल कर रहे हैं, तो आपको 35 पे आपका गेन आएगा, तो 12.5% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये एक रूल है। सपोज की जो मैं परचेसर हूँ इस केस में, तो मुझे भी ये जो डिफरेंस 18 लाख है, ये मेरी इनकम में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट है, वो सेलर को भी मारता है, बायर को भी मारता है। तो सर्कल रेट पे ही हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो रजिस्ट्री हो रही है सर्कल रेट पे ही हो। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, या फिर 30 लाख से प्लस का कोई इन्वेस्टमेंट होता है जो प्रॉपर्टी में, वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में आता है, वो मॉनिटरिंग में केसेस हमारे यहाँ रहते हैं डिपार्टमेंट्स के साइड से, तो उसको 30 प्लस वाले केसेस में डिपार्टमेंट की नज़र रहती है कि उसमें प्रॉपर टैक्सेशन हुआ कि नहीं हुआ। और एबोव 50 में तो देखिए आप उसको कि उसमें तो 1% टीडीएस का भी प्रोविजन होता है। टीडीएस का प्रोविजन ऐसा हो गया, सपोज कीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ में मुझे बेची, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 99 लाख ही दूंगा, और 1 लाख रुपए का आपका मैं टीडीएस पेड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके पैन नंबर में वो रिटर्न में अगले सालों में वो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन शो हो जाएगा। आप चाह के भी उससे नहीं हट सकते। तो वो गवर्नमेंट आजकल देखिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट के पास मैन पावर कम है, ये खाली हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर,
ये इंफॉर्मेशन ये हर व्यक्ति से कलेक्ट कर रही है, आपसे कर रही है, मुझसे कर रही है, गवर्नमेंट की जो एजेंसियां, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, शेयर मार्केट है, हर जगह से कलेक्ट कर रही है, आपसे, हमसे, सबसे कलेक्ट कर रही है। डेटा पूरा है, डेटा गवर्नमेंट के पास पूरा है। आप ये समझ लीजिए थंब रूल में 50,000 से ऊपर का आपका कोई भी ट्रांजेक्शन है वो गवर्नमेंट की नजर में है। तो देखिए कितनी पते की बात विशाल जी ने हम सबको बताई, और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे दर्शकों। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ और सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका निदान करेंगे। आपने इस बार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया बीजेपी गवर्नमेंट का, और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आम लोगों को राहत मिली है, छूट मिली है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि शायद इसके रिफॉर्मेशन पर भी बात चल रही है, क्या कहते हैं आप? हाँ, इसमें देखिए इनकम टैक्स एक्ट जो है काफ़ी 1961 से बना हुआ है, तो काफ़ी ओल्ड ये एक्ट है। इसमें रिफॉर्म का लास्ट ईयर बजट में इसमें आ गया था कि चेंजेस होंगे करके, और अभी जो बजट आया उसमें बोला गया है कि विद इन अ वीक इसमें नया का जो वर्सन है वो आ जाएगा। तो जो इसकी जटिलताएं हैं या सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस हैं या जो पुराने यूजलेस सेक्शंस हैं, वो सब सेक्शन को हटा के इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, ताकि पब्लिक को और टैक्स प्रैक्टिशनर को काफ़ी ईजी हो एक्ट को समझने में। जी, जैसे कि हमने बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से आज इस जटिल कार्यक्रम को बहुत साधारण सिंपल ढंग से आप तक रखा, तो इस पर भी विचार कर रही है सरकार कि हम इस पूरे टैक्स की जो सिस्टम को बहुत ही सिंप्लीफाइड रूप में बदलाव लाएं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में सरकार इस ओर जो है पहल जो है वो निश्चित रूप से करेगी, ताकि हर आयकर दाता को इससे लाभ हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। और आज के इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी देने के लिए विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका बहुत बहुत आभार विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।